हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो कि अपना सितंबर 2023 का हो चुका है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। आपको पेपर अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है आपके लिए, ये देख लीजिए पेपर, ठीक है। और ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, पूरी डिटेल दी नहीं गई है और एमसीक्यू में आपने टिक करना है। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक। तो जो यहाँ हो जाएंगे उनको यहाँ करेंगे, बाकी को मैं साथ साथ सॉल्व करवाती रहूँगी, है ना। वाइट स्क्रीन पर जो हो जाएंगे, तो ये कहता है कि इफ़ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, क्लियर है। तो y के लिए ऑप्शन उसने पूछा है, y का मतलब है कि साइन इनवर्स x का जो सॉल्यूशन आएगा। अब साइन इनवर्स x का सॉल्यूशन का मतलब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है -90 to 90 क्लोज्ड इंटरवल, क्लियर है। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड पर आ जाइए। इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 4 2 देन, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए दिया गया है, वरना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये हमारा। कि मैंने इस तरह का क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी डाला था, मैं बता दूं, मैंने डाला था डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है, कोई आपको डिटर्मिनेंट नहीं लगा निकालना, कोई वेरीफाई नहीं करना। ए आपको डिटर्मिनेंट गिवन है और ए का ऑर्डर 2 है और 2a का ही ये डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, इसको तो छोड़ ही दो। तो 2a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। n होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कि अपना 2 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, दैट इज 4a। तो ये वाला आपका 4a नहीं, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यूजिंग दिस रिजल्ट। और देखो, मैं बार बार बोलती हूँ सैम्पल पेपर में कि सेम वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये क्वेश्चन आपको मिला है और ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लॉजिक समझ आ गया दोनों क्वेश्चंस का। थर्ड पर चलते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज दिस वन। देखो, जब ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमने फाइंड करने हैं तो मैंने लेस देन 0 पे भी देखना है, ग्रेटर देन 0 पे भी और 0 पे भी देखना है। तो जब x लेस देन 0 है तो आपका फंक्शन साइन एक्स बाय एक्स है जिसकी लिमिट ऑलवेज 1 पे जाएगी, तो ये तो कॉन्टीन्यूस रहेगा। जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन x प्लस 1 है जो कि पॉलिनोमियल है, ये भी कॉन्टीन्यूस रहेगा। और जब मैं 0 पे बात करती हूँ, तो यहाँ से तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी जो कि साइन एक्स बाय एक्स होगी जो कि 1 हो जाएगी, इनमें कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है। और राइट हैंड लिमिट मेरी 0 + 1 यानी 1 आएगी, तो वहाँ भी वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो ये मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। और अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ के लिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहीं पर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। द वॉल्यूम, ध्यान देंगे, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि dV/dt आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द रेट ऑफ सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन चलाना पड़ेगा अच्छे से, बाकी तीनों क्वेश्चंस आपके लगभग वर्बल थे बेटा। हाउ फास्ट इज द रेट ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को अगर मैं एस से डिनोट करती हूँ तो मुझे ds/dt बताना है व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर, जब साइड अपनी 10 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो हमने मान लिया कि a इज़ द साइड ऑफ द क्यूब, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट कर लो तो dV/dt आ जाएगा 3a² dA/dt। और
डी बाय डी टी आपको ऑलरेडी 9 गिवन है, तो इसके प्लेस पर मैंने 9 पुट कर देना है। 9 इज इक्वल टू 3a² डी बाय डी टी। डी बाई डी टी को राइट में रखोगे, मैं इधर ले आती हूँ डी बाई डी टी, और ये जो 3a² है ये 9 के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चे 3 3 जा 9, यानी कि जो अरे डी ए है ये, डी ए मैं भी कहूँ कहाँ गड़बड़ होगी, डी ए बाई डी टी, डी ए है ये, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। ये जो सारी चीज़ है ये आपकी यहाँ 3a² हुआ ना, तो डी ए बाई डी टी हुआ, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई, ये ए है, डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई 3/a²। इसको होल्ड कर लो, और अब हम सरफेस एरिया पर आ जाते हैं जो कि 6a² है। डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा 12a, 2 आगे आ गया, और साथ में डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी की वैल्यू ये रही, तो इसको यहाँ से उठा के इधर पुट कर दो, 12a इंटू 3/a², कैंसिल हो गया, ये हो गया 36/a, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड। लेकिन ये आपने कब कैलकुलेट करना है, जब एज की वैल्यू 10 है, तो आपने यहाँ पर a के प्लेस पर 10 पुट कर देना है, तो ये बन जाएगा 36/10, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। तो अब जल्दी से अपना ऑप्शन देख लो, विच वन इज़ करेक्ट, चेक करें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। इवैल्यूएट दिस इंटेग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो मैं इसमें से डायरेक्ट अपना इस इंटीग्रल में से हम कॉमन ले लेते हैं, डी एक्स तो यहीं रह गया, और डिनोमिनेटर में मैंने एक्स कॉमन ले लेना है। जब मैं इधर से x कॉमन लूँगी तो फर्स्ट टर्म में तो 1 बच जाएगा, और यहाँ से x कॉमन जाएगा तो आपका केवल और केवल log x बचता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको t पुट कर दीजिए आप, 1 प्लस log x को t पुट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x dx आपका dt हो जाएगा। जब आप इंटीग्रल को ध्यान से देखते हो तो ये आपका 1/x dx है, यहाँ 1 विजिबल नहीं है, लेकिन जब डिनोमिनेटर में x है तो ऊपर तो 1 है ही ऑब्वियसली, तो ये तो dt बन गया, और ये हमारा t बन जाएगा, और जो मेरा इंटीग्रल i है वो बन जाएगा dt बाई टी, यानी 1/t। तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ मॉड t, और t की वैल्यू को आपने फिर से पुट कर देना। t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर c। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बिल्कुल वर्बल है, देखो जरा। इवेल्युएट द इंटेग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस ई एक्स। इस पर तो डायरेक्ट मैं कर देती हूँ, 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x²/2, cos x की sin x ही होती है, तो ये अपना यहाँ रहेगा -3 sin x और e की पावर x की e की पावर x और प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर है x² माइनस 3 sin x प्लस ई एक्स प्लस सी, और आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 7th पे आ जाओ। f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू n+1/2 अगर n ऑड है, n/2 अगर n इवन है। वेदर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, नो दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों, देखो जरा जल्दी से, पहले मैं आपको 1 की इमेज निकाल के दिखाती हूँ। 1 क्या है, ओड है, ओड की इमेज के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, 2/2 1 आ जाएगा। अब मैं आपको 2 की इमेज कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 2 इवन है तो 2 की इमेज n/2 से कितनी आएगी, 1। दोनों की इमेज देखो 1 और 2 इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों की इमेजेस इक्वल आ रही हैं, तो फंक्शन इज नॉट 1 1, और जब 1 1 है ही नहीं तो बाइजेक्टिव का ऑप्शन ही नहीं उठता, तो आंसर आ जाएगा नो। क्लियर है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला भी देखो, 8th पार्ट भी आपका बिल्कुल वर्बल है। अ स्क्वेयर मैट्रिक्स AIJ इज सेट टू बी डैश
इफ़ ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ये आपको थोड़ा डेफिनेशन को और एनहांस कर दिया, लेकिन यहीं से हमें अपना आंसर मिल जाता है। 9th भी वर्बल है, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, यानी ए तो कोई सेट है, उसका ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। भैया ए बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है? ए इज़ रिलेटेड टू ए, और जब एवरी एलिमेंट इटसेल्फ से रिलेटेड हो जाता है तो फंक्शन आपका क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है। 10th पे आ जाओ, 10th भी आपका बिल्कुल वर्बल है। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर लेते हैं, ये देखो 10th देखो ज़रा। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन, डिफ्रेंशिएट करना है ई की पावर कोस एक्स को, तो क्या बन जाएगी? डिफ्रेंशिएशन ई पावर कोस एक्स, और कोस एक्स की डिफ्रेंशिएशन फिर करोगे तो माइनस साइन एक्स। ज़्यादा करो तो लिख सकते हो माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर कॉस एक्स। और 1 मार्क का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखते हैं। देखो भाई, असर्शन रीजन का मैंने अपना जो सैम्पल पेपर करवाया था उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया था, फिर से मैं बता देती हूँ। एक आपको असर्शन दिया गया जिसको आपने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एक आपको रीजन दिया गया है जिसको आपने चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो पहले तो हम इस पे चलते हैं। 1 2 3 4 एक्स वाई जेड पी, देखना ज़रा 1 2 3 4, और ये है एक्स वाई जेड पी। 1 का रिलेशन एक्स से है, 2 का वाई से है, और 3 का जेड से है। और भैया ये कह रहा है कि दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बेटा जी ये तो फंक्शन ही नहीं है। 4 के लिए कोई इमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो पहले वाला तो फंक्शन ही नहीं है। और ये बंदा कह रहा है कि भैया ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, जो कि बिल्कुल गलत कह रहा है। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, और जब पहली स्टेटमेंट फॉल्स है तो एक अकेला ऑप्शन डी बचता है, क्योंकि पहले ऑप्शन में भी ए ट्रू है, दूसरे में भी ए ट्रू है, और तीसरे में भी ए ट्रू है। तो आप आंख बंद करके डी पर 4th पर टिक कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम सेकंड को भी चेक करते हैं। 1 2 3 एक्स वाई जेड पी, तो चेक करें 1 2 3 एक्स वाई जेड पी। 1 की इमेज x है, 2 की इमेज y है, 3 की इमेज z, और ये बोल रहा है 1 1 है, तो यस इट्स 1 1, ये ट्रू है। जो रीजन है वो ट्रू है, तो असर्शन फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। दिस इज़ आवर सेक्शन नंबर बी बेटा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये एफ एक्स दे रखा है हमें, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0। शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा अलग लग सकता है आपको, लेकिन इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे। एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल दिखाना है, राइट साइड को भूल जाओ। एफ एक्स आपको गिवन है, जब आप एफ देखो, एफ एक्स में और एफ वाई में क्या फ़र्क है? एक्स वाले में हर जगह एक्स मिलेगा और वाई वाले में हर जगह वाई मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर जा रही हूँ कि मुझे एफ एक्स को एफ वाई से क्या करना है? अपना मल्टीप्लाई करना है। तो एफ एक्स देखो क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, पेपर कोई मुश्किल नहीं आता है, हरियाणा बोर्ड में तो कभी भी नहीं आता है मुश्किल। कॉस वाई, अब एफ वाई में इस पूरे मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने वाई का यूज़ कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1। मल्टीप्लाई कर लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आती है, बस उस पर ना फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगा देनी है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई। साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। क्लियर है? थोड़ा सा मैं मार्क कर देती हूँ। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करने जा रही हूँ, दिख रहा है अब आपको? तो मैं कॉस एक्स को करूँगी माइनस साइन वाई से और साइन एक्स को कॉस वाई से। ध्यान से देखेंगे तो ये मैं साथ साथ थोड़ा इरेज कर देती हूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा।
तो ये बनेगा बच्चे माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई और फिर जीरो। अब मैं करूँगी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो जीरो जीरो जीरो, देख लो कॉस एक्स को जीरो से करोगे, साइन एक्स को जीरो से करोगे और जीरो को वन से करोगे तो एवरीथिंग विल बी जीरो, तो थर्ड टर्म हमारी जीरो आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, मुझे पता है प्रोडक्ट आपको आती होगी, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और जीरो। और थर्ड रो, ये है थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो जीरो जीरो और वन आ जाएगा। हम लगभग अपना क्वेश्चन कर चुके हैं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई का और थर्ड टर्म आ गई जीरो। इसको ध्यान से देखो तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई एंड जीरो और जीरो जीरो वन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फंक्शन हम 9th क्लास से करते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स में वैल्यूज़ रखते आ रहे हैं। इस पूरे मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में, जहाँ ये डबल टिक लगा रही हूँ मैं, डबल टिक यहाँ लगा रही हूँ, दोनों तरफ फोकस करना। इधर कॉस एक्स था और इधर आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इधर साइन एक्स था तो इधर आ गया साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स था मेरे फंक्शन में वहाँ वहाँ एक्स प्लस वाई आ गया, तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई राइट कर सकती हूँ। तो लेफ्ट में था एफ एक्स एफ वाई और फिर मेरा आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी थी और मल्टीप्लिकेशन करनी थी। आगे चलते, 2 मार्क्स का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। साथ साथ मैं रीड कर रही हूँ जब तक मैं इरेज करती हूँ। देखिए जरा, ए आपको गिवन है और आपको शो करना है ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो पहले ए स्क्वेयर निकाल लेते हैं। ए स्क्वेयर का मतलब a इंटू ए देख लो क्या है, 3 1 माइनस 1 2, तो 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 माइनस 1 2, कर लो मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे 3 पहली रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 और माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 4, जो कि आ गया 8 5 माइनस 5 और 3। और अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे तो देखो ए स्क्वेयर की वैल्यू तो आ रही है, ए स्क्वेयर की वैल्यू तो आ रही है 8 प्लस का 5 माइनस का 5 और प्लस 3 माइनस 5a। सुन लो मेरी बात ध्यान से, तो a को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 5 2 जा 10 और 7i मैं अलग से लिख रही हूँ। i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स होता है उतने ऑर्डर का हम अपना i ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 0 0 7। इसको चेक करो क्या आता है। देखो 8 प्लस 7 15 और माइनस 15 0 आ गया, 5 में से 5 माइनस किया तो 0 आ गया। और ये देखो ये तो माइनस का 5 है और ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो 0 आ गया। और 3 प्लस 7 10 में से 10 माइनस करोगे 0, तो इट इज़ इक्वल टू द 0 मैट्रिक्स। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने सैम्पल पेपर में डाला हुआ था, बाई चांस ये आपका मैंने डबल डेरिवेटिव डाला हुआ था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया हुआ है। तो इस तरह से कई बार कोइंसिडेंस हो जाता है, लेकिन आप ये ना सोचा करें कि भाई सेम वही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरे लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लगते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर भी किया करें। चलिए 14th पे आ जाइए। dy बाई डी एक्स निकालना है। x है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y है यानी पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा आएगा a इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब इसको देखना, 2 टर्म्स है तो फर्स्ट एज इट इज
साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा एज इट इज़ थीटा का 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ए थीटा कॉस थीटा आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, अब वाई पे फोकस करो, ये वाई गिवन है ना, वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फ्रेम में कर दिया है, अपना ऊपर देख लो। तो ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन थीटा की तो हो जाएगी बच्चे कॉस थीटा, और थीटा कॉस थीटा को u इंटू वी से करना है तो मैं कॉमन ले लेती हूँ माइनस को, थीटा एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज और थीटा का 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब ये u इंटू वी से कर दिया मैंने, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस और प्लस माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल और ये बन गया ए थीटा साइन थीटा। दिस इज़ नंबर 2। हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं इधर करवा रही हूँ। डी वाई बाई डी एक्स होगा बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म में डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 है, आप देख लो, ए थीटा साइन थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वेशन नंबर 1 है, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका टेंजेंट थीटा आ जाएगा एंड दैट्स द आंसर। तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 3 मार्क्स पे चलते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे बेटा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। शो दैट कॉटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स रूट 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स रूट, बीच में माइनस है, इज इक्वल टू एक्स बाई 2 वेयर एक्स इज एनी नंबर, एक्स इज एनी एंगल लाइंग बिटवीन 0 टू पाई बाय 4। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को सेपरेटली सॉल्व करूंगी। सुन ले मेरी बात ध्यान से। 1 को मैं लिख सकती, चाहे अंडर रूट ले लो साथ में, अंडर रूट को साथ में ले लो, तो 1 को बेटा मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात भाई। 1 का मतलब क्या होता है, 10th क्लास से करते आ रहे हो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, तो मैंने थीटा की जगह क्या लगा दिया, एक्स बाई 2 लगा दिया, सिंपल सा रिजल्ट। अब एक और आइडेंटिटी मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अगर मैं इसको थीटा में बदल दूँ तो ये हो जाती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन एक्स की जगह मैं रख दूंगी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और पूरे का अंडर रूट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। 1 के प्लेस पर ये रख दिया, अरे अंडर रूट ही चला गया, और साइन एक्स के प्लेस पर ये रख दिया। इसको जरा आप ऑब्जर्व करो, तो ये कुछ हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab टाइप में बन जाता है। तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वेयर और पूरे का अंडर रूट, होल स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, मैंने 1 प्लस साइन एक्स को अलग से सॉल्व कर दिया अंडर रूट को, ताकि पूरी स्टेटमेंट को बार बार राइट करने में होचपोच ना हो। फिर मैंने 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट ले लिया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 बन जाएगा। आप सॉल्व कर लेना। अब आ जाओ अपनी इस स्टेटमेंट पे जो मैं यहाँ सॉल्व करवाऊँगी, ध्यान से देखेंगे। ये है बच्चे कॉटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस, ध्यान देना, 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट की जगह मैं ये रखूँगी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और 1 माइनस साइन एक्स के रूट की जगह ये वैल्यू मैं रखूँगी, प्लस का साइन है, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक चल रहा है। डिनोमिनेटर में आओगे तो भी यही वैल्यू यहाँ रखेंगे, यही यहाँ, लेकिन बीच में ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ आ जाएगा माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ध्यान देना, साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, cos x बाई 2 कैंसिल, कॉटेंजेंट इनवर्स ऊपर आ जाएगा 2 cos x बाई 2, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बाई साइन थीटा कॉटेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉटेंजेंट x बाई 2। अब हिसाब से तो आपको ये भी डिस्कस करना चाहिए कि जो x है
वो 0 टू π/4 के ओपन इंटरवल में है, यानी 0 से ग्रेटर है और π/4 से लेस है, और एंगल है x/2। तो हर तरफ 2 लगा दो, डायरेक्ट ना करो, 2 लगा दो। 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, x को 2 से डिवाइड करोगे x/2, और π/4 को करोगे तो π/8। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है 0 से π/8 के बीच आ गया, जबकि कोटेंजेंट इन्वर्स की जो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है वो 0 टू पाई ओपन इंटरवल पे अप्लाई होता है, तो वो तो इसमें लाई कर रहा है। तो हम अपना कोटेंजेंट इन्वर्स कोटेंजेंट एक्स की आइडेंटिटी याद है ना, कोटेंजेंट इन्वर्स कोटेंजेंट थीटा, थीटा होता है अगर थीटा 0 टू पाई के बीच में ओपन इंटरवल में लाई करे, तो वो यहाँ कर रहा है। तो कोटेंजेंट इन्वर्स और कोटेंजेंट बैलेंस कर देंगे और x/2 आ जाएगा, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल से हैं, कोई ज़्यादा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं है। फिर भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक बात और मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि व्हाट्सएप पे भी एक चैनल बनाया हुआ है मैंने, व्हाट्सएप पे भी अब चैनल का ऑप्शन आ गया है जहाँ पर मैं अपने सारे वीडियोस डायरेक्ट शेयर कर दूँगी, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप सब उस चैनल को वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगे उनको वहाँ डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। y इज इक्वल टू, इफ़ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वेयर, तो ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है, x² + 1y2 + 2x x² + 1y1 2 इज इक्वल टू 2। तो बच्चे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x होल स्क्वेयर, डिफ्रेंशिएट कर दो, y1 इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी 2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। 1 + x² को पहले ही लेफ्ट में ले जाओ, 1 + x² इंटू y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। इसको उठा के एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। अब ये दो टर्म्स हैं तो u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट होंगी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन यानी y1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और राइट साइड में डेरिवेटिव आ जाएगा 2/1 + x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एंड वी आर डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 + x² लेफ्ट में जाएगा, एक 1 + x² वहाँ पहले से है, तो ये हो जाएगा +x² y2, मिसप्रिंट है पेपर में, और प्लस 2x इंटू 1 + x² y1 इज इक्वल टू 2 एंड हैंस प्रूव्ड। तो मे बी के ये दो पार्ट्स हैं तो दोनों ही आपको ये करने थे। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, बाकी दो पार्ट्स का बनता नहीं था इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, फाइंड dy/dx फॉर x y इज इक्वल टू e⁻x-y। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको ऐसे कर लो। ठीक है, अब देखो बेटा, e⁻x/e⁻y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे तो, और नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो, बल्कि इधर ऐसे ही रहने दो। अब इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, लेफ्ट साइड में फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फर्स्ट का, राइट में e⁻x एज इट इज, e⁻−y का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, लेकिन -y का डेरिवेटिव -y' हो जाएगा, प्लस e⁻y एज इट इज और e⁻x का डेरिवेटिव। सुन रहे हो? अब y' की ये दोनों टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लो, xy' प्लस सुनो ये y' इधर आ जाएगा, ये दोनों को मैं इकट्ठा कर दे रही हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e⁻x-y, और राइट में ये टर्म तो ऑलरेडी है और ये y राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y' कॉमन ले दो, y' यहाँ से कॉमन लोगे तो ये बनेगा x + e⁻x-y इज इक्वल टू e⁻x-y -y, y' को लेफ्ट में रखो, राइट में आ जाएगा e⁻x-y/y और x + e⁻x-y, और ये आपका dy/dx आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आपका 3 मार्क्स में है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। अब मैं ये बता दूं कि दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, आपके टीचर ने ठीक कराई या नहीं ये मुझे नहीं पता,
क्योंकि यहाँ पर अगर हम x यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी वो थी 3x रेज़ टू पावर 4 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 12। आपके टीचर ने अगर ठीक नहीं कराई है तो वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट में इसके पूरे मार्क्स दे सकते हैं, तो आप ये बात उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। डेरिवेटिव निकाल लो भाई। फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 3x की पावर 4 को करोगे तो 4 3 जा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वेयर माइनस 24x। 12x कॉमन ले लो तो ये बनेगा यहाँ से x स्क्वेयर प्लस x और माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं ना। 12x वैसे लोगे तो नहीं बनेंगे, ये बनेगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। फैक्टराइजेशन आप कर लीजिएगा, 9th क्लास से करते आ रहे हो। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए फिर हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं, जिसके लिए मैं इसका यूज करूँगी एज इट इज़ बाद में। अभी मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर रही हूँ पॉइंट्स निकालने के लिए। तो जब मैं 0 पुट करूँगी तो या तो x 0 आएगा, इसको 0 रखूँगी तो x की वैल्यू -2 आएगी, और इसको 0 रखूँगी तो x की वैल्यू 1 आएगी। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आप निकाल लो पहले डबल डेरिवेटिव, है ना। तो डबल डेरिवेटिव के लिए जहाँ मैंने एरो लगाया है, मैंने बॉक्स बनाया है, वहीं से उठाएंगे। 12 3 जा 36x स्क्वेयर प्लस 24x माइनस 24। कॉमन क्या लें, 6 ले लें, 8 तो नहीं जाएगा ना। 12 कॉमन लेंगे, 12 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 12 3 जा 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, अंदर वाले को या तो फैक्टराइज करो, नहीं तो डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जब x की वैल्यू 0 है, पहला पॉइंट उठा लो, तो पहले पॉइंट पे 0 पे वैल्यू आएगी 12 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 2, जो कि नेगेटिव है। और जिस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के केवल पॉइंट्स बताने हैं, वैल्यू नहीं निकालनी। तो आप लिख दो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाओ। जब आप x को 1 ले लो या -2 ले लो, कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो। पुट x इज इक्वल टू -2 कहाँ, यहाँ पर ये स्टार बना दिया है मैंने। इसको हम ये वाला ध्यान रखना है, जो मैंने ब्लॉक अप बना दिया, इसमें पुट करने जा रही हूँ मैं वैल्यू, ताकि आपको दिखता रहे। तो f डबल डैश ऑफ -2 इधर पुट कर रही हूँ, तो बाहर 12। देखो -2 रखूँगी तो प्लस का 4, 3 4 जा 12 आएगा। यहाँ -2 रखूँगी तो -4 और -2, 4 और 2 6 6 72 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो जो x इज इक्वल टू -2 है, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एंड एट लास्ट जब मैं 1 पुट करती हूँ, तो डायरेक्ट कर रही हूँ मैं f डबल डैश 1, इसमें दिख रहा है ना। तो ये हो गया 12, 3 के साथ 1 रखोगे तो 3 आएगा, प्लस 2 -2, ये भी पॉजिटिव है। तो इट इज़ ऑल्सो द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो पीछे वाले दोनों मिनिमा के पॉइंट हो गए हैं, और 0 आपका लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाता है। कोई क्वेरी हो तो आप रेज कर सकते हो। और अब हम सॉल्व करेंगे बेटा अपना सेक्शन नंबर डी। 5 मार्क्स के अपने 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 हैं, क्योंकि हमें ऑप्शंस उसमें चॉइस दी गई है। तो 18th क्वेश्चन में इक्वेशन है। मैंने आपको बोला था कि श्योरली इक्वेशन का क्वेश्चन एक ज़रूर आता है, मैंने भी दिया हुआ था। हाँ, स्टेटमेंट आपकी चेंज कर सकती है, हो सकती है। तो ये आपकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस जेड। इसको यहाँ राइट भी कर लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपका आ गया 1, 1 मिनट, और ये हो गया x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2। x का कोफिशेंट है नहीं, तो इज इक्वल टू 9, जिसे हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं a को ही ले लेती हूँ, तो a अपना हो गया बच्चे 2 1 0, ठीक है ना, दिख रहा है ना। और 1 माइनस 2 3, और 1 माइनस 1 और -5। x हम सबको पता है कि वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होता है, और b हम सबको पता है कांस्टेंट्स का अपना
कॉलम मैट्रिक्स होता है, जो कि 1, 3/2 और 9 हो जाएगा। राइट साइड में फ्रैक्शन है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लास्ट में हमें तो उसको कंपेयर करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो इस 2 को लेफ़्ट साइड में ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही वाली इक्वेशन आपकी, देखो ध्यान देना, यही वाली इक्वेशन बन जाएगी 2x - 4y - 2z = 3। तो ये चॉइस आपकी है, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल रहें उस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व करें। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, डायरेक्ट निकाल रही हूँ, फर्स्ट कॉलम से मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 2 इंटू ये आ जाएगा बच्चे 10 + 3 और -1 इंटू ये वाला कॉलम और रो, अपना रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 - 3, 10 + 3 13, 13 2 जा 26 + 8 34 आ गया, जो कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स के लिए आपको एडजॉइंट निकालना है, जो कि मैं आपका पहले ही निकाल चुकी हूँ। केवल एक कोफैक्टर मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, मैं एक बता देती हूँ, A11। A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1, और इसका कोफैक्टर का मतलब इसकी रो और कॉलम चला जाएगा, तो ये वाला डिटर्मिनेंट लंबा पड़ता है ये क्वेश्चन, आपको पहले ही बता दूँ। तो 1 × 10 + 3 ये कितना आ जाएगा 13। इस तरह से आप नो के नो कोफैक्टर्स निकालेंगे, और फिर जो आप एडजॉइंट निकालेंगे तो वो आपको पता है कि सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ए आपका मैट्रिक्स ऐसे चलता है, A11 A12 A13, इसका आप लेते हो ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ, A11 A12 A13 मैंने नहीं निकाला है एक भी कोफैक्टर, एक आपको निकाल के दिखा दिया है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, अपलोडिंग में भी फिर मुझे प्रॉब्लम आती है, तो आप ये कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। पूरा मैट्रिक्स का चैप्टर चैनल पर अपलोड है, वहाँ से भी आपने देख लिया होगा। तो एडजॉइंट आपका मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ये है बच्चे 13 5 3 है ना, 8 -10 और -6 और 1 3 और -5 आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप ए इन्वर्स कैलकुलेट करोगे, जो कि आपका होता है एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपका 34 आ रहा है, तो आप बाहर लिख दीजिएगा 1/34, और एडजॉइंट को यहाँ पुट कर दीजिए 13 8 1 5 -10 3 3 -6 और -5। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमें पता है कैसे निकलता है, x = A इन्वर्स B, तो A इन्वर्स 1/34 के साथ ये पूरे का पूरा अपना डिटर्मिनेंट आप पुट करोगे, तो 13 5 3। फिर भी कोई डाउट रह जाए, आप कहो कि मैडम कोफैक्टर निकाल के दिखा दो, तो मैं कोई शॉर्ट वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी। बाकी मुझे नहीं लगता मेरे किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि मेयर कैलकुलेशन है ये और कुछ नहीं है। तो ये B की वैल्यू रख दी मैंने। अब भाई मैं इसको करने जा रही हूँ सॉल्व, है ना। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम करेंगे, तो ये बनेगा 13 प्लस, ध्यान देना, 8 × 3/2 + 9 आ जाएगा। सेकंड रो पे आ जाओ तो 5 - 10 × 3/2 और प्लस 3 9 जा 27, और थर्ड पे आओगे तो 3 1 जा 3 और -6 × 3/2 -45। तो नीचे ले लेते हैं, यहाँ पर ये स्क्रीन आपको थोड़ा तंग करेगा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को हल्का सा ऊपर कर रही हूँ, ये देखेंगे। तो भाई x की जो वैल्यू आएगी वो मेरी आ जाएगी 1/34, ध्यान देना, 2 4 जा 8, तो ये बनेगा 4 3 12 + 9, है ना, 2 5 जा 10, तो 5 3 15, 5 3 जा 15 + 27, और 2 3 जा 6, तो 3 - 9 -45। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 1/34, 12 13 और 12 25 और 9 34 आएगा, 27, और ये 15 में से 5 गए 10, तो ये 10 और माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से 3 गए 6, 45 और 6 माइनस का 51 आना चाहिए। ठीक है, 30। अब यहाँ जो लेफ्ट में x है, इसका मतलब है XYZ,
और राइट में जब 34 को अंदर ले जाओगे तो 34 बन जा 34, 17 के नीचे 34 आएगा तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और -51 के नीचे 34 आएगा तो 17 3 जा और 17 2 जा तो -3/2। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की -1/2 और z की -3/2। y की वैल्यू प्लस में आएगी, 27 में से 15 गए ना तो 12 और 5 17, तो ये प्लस का आ जाएगा y, और ये अपना आ जाएगा मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन। तो मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसका जो सेकंड चॉइस में क्वेश्चन है वो भी मैट्रिक्स का है, उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं है, मैं इक्वेशंस आपको बना के दे देती हूँ, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। मान लिया 3 नंबर x y z हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, मैं यहाँ साइड में कर रही हूँ, थर्ड नंबर यानी z को 3 से करूँ, ऐड सेकंड नंबर टू इट, और इसमें y ऐड करूँ, वी गेट 11, तो 11 आता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। ये पहले भी एग्जाम में आ चुका है शायद। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, फर्स्ट x थर्ड z, वी गेट डबल ऑफ सेकंड नंबर। इन दोनों को ऐड करके सेकंड नंबर यानी y का डबल आता है, तो y को भी अपना लेफ्ट में ले आओ, तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी 3 लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं, जिन्हें हमने अपने उससे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली तो इसको रिप्रेजेंट करना है कि रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ से क्लियर ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो a आपका बन गया 1 0 1 1 1 माइनस 2 1 3 1। क्लियर हो गया। ए का डिटर्मिनेंट मैं जल्दी से कैलकुलेट कर देती हूँ, और बाकी कैलकुलेशंस आप एज यूजुअल अपनी करना। फर्स्ट कॉलम से फिर कर रही हूँ मैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, 7 प्लस 2 9 आ रहा है, जो कि नॉन जीरो है, तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप एडजॉइंट ए निकालेंगे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, जो कि मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो 7 3 माइनस 1 माइनस 3 0 3। फिर बोल रही हूँ, किसी स्टूडेंट को एडजॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप मेरा मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 3 फुल्ली अपलोड है चैनल पर, वहाँ जाएं, डिटेल में करवा रखा है। हर साल मैं सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से हर चैप्टर का रिवीजन कराती हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ, उनमें भी बहुत बार ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं। फिर भी डाउट रह जाए तो मैं आपके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी। हो गया, आगे चलें। तो ए इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बच्चे 1/9 तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 एंड 1, और x अपना हो जाएगा ए इन्वर्स बी। तो ये मैं ब्लैक वाली स्लाइड पे आपको बता देती हूँ, स्मॉल x नहीं कैपिटल X है ना। तो ए इन्वर्स का मतलब है 1/9 7 3 माइनस 1 माइनस 3 0 3 2 माइनस 3 1, और इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो b तो हमने अभी निकाला ही नहीं है, तो यहीं पे मैं b निकाल देती हूँ। b होता है राइट वाले एलिमेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स 6 11 और 0। तो इसको आप अपना सॉल्व कर लेना। तो यहाँ जो आपका मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनने वाला है वो भाई 1 2 3 बनने वाला है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की 2 आ जाएगी, और z की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो रेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 2 पार्ट्स हैं इसके। पहला अपना मैक्सिमा मिनिमा से है। Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, square has the maximum area। कि क्या कह रहा है कि अगर किसी सर्कल के अंदर हम किसी रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करना चाह रहे हैं, किसी सर्कल के अंदर, सुनो मेरी बात ध्यान से भैया, अगर ये अपना कोई सर्कल है और इसके अंदर एक रेक्टेंगल मैंने इंस्क्राइब कर दिया,
तो ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये एक स्क्वायर हो जाए। मान लो x इसकी लेंथ है, y इसकी ब्रेड्थ है, तो कोई भी रेक्टेंगल किसी सर्कल के अंदर तभी इंस्क्राइब हो सकता है जब उसका डायगोनल उसके वो बन जाए, डायामीटर बन जाए, सर्कल का डायामीटर बन जाए, सेंटर से पास करे। ये बात आपने याद रखनी है। तो हमने मान लिया कि सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का जो रेडियस है वो r है, तो आप इसका नाम रख सकते हो ABCD। तो जो AC है ना, AC है वो हमारा कितना है, वो 2r है। क्लियर है? अब आप मेरी बात सुनो, हमने करना क्या है, ये जो रेक्टेंगल है ABCD इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो आप ये वाला ट्राइंगल देखो ABC, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल ABC में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, यानी कि 2r होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये कंडीशन आ गई। अब दो वेरिएबल हैं तो दोनों को एक में कन्वर्ट करना है, तो आप ले सकते हो कि y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर हो गया? y की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो लेट A इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जो कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो वो हो जाएगा x इंटू वाई। अब यहाँ से भैया अगर तुम y की वैल्यू लेते हो बेटा, तो वो 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट आएगी, जिसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है, 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और फिर इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है। अगर आपने मेरा पूरा लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बार बार ये बात बताई है कि मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस में अगर अंडर रूट आता है तो उसको गायब कर दो। जब ये एरिया मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा, तो उसको z नाम दे के एरिया का स्क्वायर कर दो। तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर इंटू 4r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्लियर है? ये बन जाएगा 4r स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स रेज टू पावर 4। तो इसको मैक्सिमाइज करने की जगह हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारा काम हल्का हो जाएगा। तो अब सुनो ध्यान से, अब मैं z की डिफ्रेंशिएशन करूँगी dz बाई dx। तो एक्स स्क्वेयर की हो जाएगी 2x, तो ये बनेगा 8r स्क्वेयर x माइनस 4x क्यूब। और मैं डबल डेरिवेटिव भी साथ के साथ निकाल लेती हूँ। पहले डबल डेरिवेटिव तो चाहिए मैक्सिमा मिनिमा में, तो ये हो जाएगा 8r स्क्वेयर माइनस 12x स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देती हूँ। ये तो आ गया डबल डेरिवेटिव। और अब आप पकड़ो, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, उनसे जो पॉइंट्स आएंगे उनको डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करो। तो पुट dz बाई dx इज इक्वल टू 0, 8r स्क्वेयर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, 4x कॉमन आएगा यहाँ से, तो ये बनेगा 2r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। देखो x 0, एक आंसर तो आएगा x 0 और एक आएगा ये 0, यानी कि 2r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो x तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? x रेक्टेंगल की साइड है, लेंथ है, रेक्टेंगल ही गायब हो जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2r स्क्वेयर। वैसे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी बनती है √2r। क्लियर हो गया? अब इस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करके डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करो। ठीक है, और डबल डेरिवेटिव में 2x स्क्वेयर ऑलरेडी आ रहा है, तो डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 8r स्क्वेयर माइनस 12, और x स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है भैया? 2r स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 8r स्क्वेयर माइनस 24r स्क्वेयर, यानी कि माइनस 16r स्क्वेयर, जो कि ये दिख रहा है ना आपको। मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरी फ़ोटो के पीछे शायद ये हाइड ना हो गया हो, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। और मैं फिर से जल्दी से बता देती हूँ, डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8r स्क्वेयर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वेयर की वैल्यू तो आई पड़ी है ना अपने पास, ये रही 2r स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 8r स्क्वेयर माइनस 24r स्क्वेयर, यानी माइनस 16r स्क्वेयर। ये तो पॉजिटिव है और माइनस 16 है, तो लेस देन 0 आ गया। और जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो वो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होता है, जेड मैक्सिमम हो गया।
जेड क्या है, जेड को देख लो, जेड अपना एरिया का स्क्वायर है, और जब एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हमारा आ जाता है कि भैया एरिया इज मैक्सिमम जब x की वैल्यू √2r है। लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर रही हूँ स्क्रीन को। अब देखो यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। इसने बोला है कि एरिया अगर मैक्सिमम है तो ये फिगर एक स्क्वायर बननी चाहिए। तो स्क्वायर बनने का मतलब x और y इक्वल होने चाहिए। तो y की वैल्यू फाइंड करो। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर जाना है तो y कितना है, 4r² माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वेयर कितना आ रहा है, 2r² आ रहा है। बार बार देखो ये मैं डार्क कर रही हूँ। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 2r² का अंडर रूट, और y की वैल्यू आ गई √2r, और x की वैल्यू भी √2r आ रही है, और एरिया भी हमारा मैक्सिमम आ रहा है। तो एरिया जब मैक्सिमम है तो x और y इक्वल हो गए, और जब x और y इक्वल हो गए तो ये जो रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा था वो रेक्टेंगल ना होकर क्या बन गया, एक स्क्वायर बन जाता है। और यही बात इसने हमसे पूछी है कि जब इसका एरिया मैक्सिमम होता है रेक्टेंगल का, जो कि एक सर्कल के अंदर आ रहा है, तो वो एक स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है? और जल्दी से दो छोटे छोटे क्वेश्चन और रह जाते हैं लास्ट हमारे, उनको देखते हैं। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट, फाइंड द इंटीग्रल। ये थोड़ा लेंथी जा सकता है आपका क्वेश्चन। देखो जब भी 5x + 3/x² + 4x + 10 का अंडर रूट है, तो जब भी न्यूमरेटर में एक लीनियर वेरिएबल हो और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि 5x + 3 हम मान लेते हैं कि a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x² + 4x + 10, और प्लस में हम कर देते हैं अपना b। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चे 5x + 3 इज इक्वल टू a टाइम्स x² का डेरिवेटिव 2x + 4 + b, यानी कि ये हो गया 2ax + 4a + b। दोनों साइड जब हम कंपेयर करते हैं तो इधर x का कोफिशिएंट 2a है और 5 है, तो 2a 5 के इक्वल आएगा, तो a की वैल्यू तो 5/2 आ जाएगी। एंड इधर देखो 4a + b अपना 3 के इक्वल है, यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो जो कि 5/2 आ चुकी है, प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो b इज इक्वल टू 3 - 10, यानी कि आपका -7 आ गया। तो a आ जाता है, b आ जाता है। तो इसको जब तुम यहाँ पुट करोगे, ध्यान देना जो टिक लगाया है मैंने, तो जो आपका 5x + 3 है वो क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, चाहे यहाँ पुट कर दो बल्कि यहाँ पे, a × 2x + 4, तो a का मतलब है 5/2 × 2x + 4, और b की जगह पे आप पुट करोगे -7, तो ये आपका 5x + 3 इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। और अब हम अपने इंटीग्रल पर चलते हैं। थोड़ा मैं राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। i, तो i में जो ऊपर 5x + 3 है इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, ध्यान देना। तो बच्चे ये बन जाएगा 5/2 × 2x + 4 - 7 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 10 का अंडर रूट इंटीग्रेशन dx, जिसे आप अब सेपरेट कर दोगे। 5/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आ गया 2x + 4 बाय अंडर रूट ऑफ x² + 4x + 10 dx, और -7 के नीचे भी आ गया x² + 4x + 10 का अंडर रूट dx। और ये लेफ़्ट वाला i था, इस इंटीग्रल को मैंने I1 नाम दे देना है और दूसरे को I2। और अब मैं I1 और I2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगी। थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन यहाँ अच्छे से आ सके, ठीक है? अब मैं I1 पे चलती हूँ पहले इंटीग्रल पर, तो पूरा का पूरा मैंने I1 नाम दे दिया, तो 5/2 मेरा बाहर है, ध्यान देना, और ये है 2x + 4 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 का अंडर रूट dx। अंदर वाले को अगर मैं इसको t पुट करती हूँ तो ये dt आ रहा है, रफ में करके दिखा देती हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। दिख गया ना। तो इसको अब मैं यहाँ डायरेक्ट रखने जा रही हूँ, तो I1 मेरा बन जाएगा 5/2 और 1/रूट टी dt। ध्यान से समझेंगे, 5/2 इसको मैंने t रख लिया है, ठीक है, 5/2 t पावर माइनस 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन करो तो 5/2 फॉर्मूला क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1/n+1, तो ये हो जाएगा t रेज टू पावर 1/2 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 5√t प्लस c1 आ जाएगा। और रूट t अभी मैं यहाँ एक बार लिख ही देती हूँ कि I1 के अंदर मैंने क्या किया है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 को मैंने t पुट किया था, ठीक है। तो I1 की वैल्यू मेरी आ जाती है 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c1, ये मेरा I1 आ जाता है। अब हम भैया अपना सॉल्व करेंगे बेटा जी I2, ठीक है। अब हम अपना सॉल्व करेंगे I2। तो I2 पे जाने के लिए मेरे ख्याल से मैं अब इस स्क्रीन को थोड़ा यहाँ से क्लीन कर देती हूँ और यहीं पर मैं आपको I2 बता देती हूँ, तो आप इजीली समझ भी जाएंगे, एक ही फ्रेम में अपना सारा क्वेश्चन आ जाएगा। I2 का मतलब कौन सा इंटीग्रल है, ये वाला, माइनस भी साथ लेना पड़ेगा या फिर आप इसको I1 माइनस I2 कर लो, तो -7 तो बाहर आ जाएगा और ये बन गया dx बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 अंडर रूट। स्क्वेयर कंप्लीट करोगे तो -7 ने तो बाहर ही रहना है, ठीक है। और dx बाय स्क्वेयर कंप्लीट कैसे करते हैं, x का कोफिशिएंट 4 का हाफ टू 4 ऐड करोगे 4 माइनस, तो जो ये 10 है ना, इस 10 को मैं 4 + 6 लिख दूँ, इस 10 को मैंने यहाँ 4 + 6 राइट कर दिया, तो ये हो गया -7 इंटू dx बाय, ध्यान देना, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस √6 होल स्क्वेयर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, dx यहाँ मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अंडर रूट dx। कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/2a लॉग मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर का अंडर रूट, और प्लस में बच्चे कितना आ जाता है, अपना c आ जाता है, ठीक है। 2a नहीं आएगा नीचे यहाँ पर फॉर्मूला में 2a नहीं आएगा, ये केवल हमारा आ जाएगा, हाँ जी ठीक है बिल्कुल, एक्स स्क्वेयर लॉग ऑफ, ये बस डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला को अप्लाई करो, -7 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा, और अंडर रूट में जब इसको पुट करोगे तो यही टर्म अपनी फिर से आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 और साथ में लगा दो c2 और इन दोनों को मर्ज कर दो, ये आपका I2 आ जाता है, ये आपका I1, और I की वैल्यू है I1 प्लस I2। तो पहले मैं I1 रखूँगी 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10, c1 को छोड़ दिया मैंने, c1 को c2 से मर्ज कर दूँगी डायरेक्ट, -7, ठीक है, माइनस आंसर हम जरूर वो कर लेंगे टैली, लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10, और ये वाला c2 और c1 मिलके आपका c आ जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। आप इसको टैली भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस पेपर का अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपको थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आई हो, मैंने बता भी दिया था कि केस स्टडी क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ा स्टेटमेंट को आपने ढंग से पढ़ना था। ध्यान देंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y इन सेंटीमीटर। सुनना मेरी बात,
एक प्लांट है, देखो ये एक पौधा है, ऊपर से सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ने से इसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसकी जो हाइट है ना उसको वाई में लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपोजर टू द सनलाइट। भाई जैसे ही एक्सपोजर मतलब सनलाइट पड़ेगी तो उतना ही ये ग्रो करेगा, तो इसकी हाइट को वाई नाम दिया गया है। और उन सनलाइट और इसकी ग्रोथ में जो रिलेशन है दैट इज़ गवर्नड बाय दिस इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। अब ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ना ध्यान से था। वेयर x इज़ द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना, कि कितने दिन तक ये पौधा सनलाइट में रहा, तो उन दिनों का x कहा गया। जितनी उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है उसको y कहा गया, और ये रिलेशन है x और y के बीच में। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। अब यहाँ थोड़ा जो बच्चे रटके करते हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने जब आपका 6th चैप्टर कराया है तो बड़े अच्छे से मैंने उसमें बता रखा है कि रेट वर्ड जहाँ आ जाए वहाँ डिफ्रेंशिएशन करनी है। किसकी रेट निकालनी, किसकी डिफ्रेंशिएशन निकालनी, ग्रोथ की, यानी वाई की डिफ्रेंशिएशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू किसके, नंबर ऑफ डेज के, एक्स के, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपने निकालना है। तो यहाँ यहीं कर देती हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं है। एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2x बाई 2, और ये 4 माइनस एक्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बिल्कुल सिंपल। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन फर्स्ट 3 डेज। तो भाई डेरिवेटिव जो है पहले 3 दिन में डेरिवेटिव चेक कर लो। डेज को मैं 1 x से ले रही हूँ, तो जब x 1 है पहले दिन तो dy बाई डी एक्स 3 है जो कि पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। जब x 2 है तो भी मेरा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो भी मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब x 3 है तो भी मेरा dy बाई डी एक्स 1 है जो कि पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग। और ये सारा ना करना चाहो तो डबल डेरिवेटिव लो, उसमें x की जगह 3 पुट कर दो। बहुत दोनों तरीक़ों से बता दिया है मैंने। डबल डेरिवेटिव लोगे तो जो -1 आएगा जो कि लेस देन 0 है, इसका मतलब बस ये आ जाता है कि मैक्सिमम वाली बात आ जाती है, वहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप dy बाई डी एक्स वाले तरीके से लो कि क्या पहले 3 दिन तक जो ग्रोथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है तो वो आप यहाँ पर बता देंगे। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज। तो ये तो बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। फंक्शन को पकड़ लो, फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। वहीं चलते हैं, देखो y है 4x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, y हाइट है, x डेज हैं, तो 2 दिन के बाद पौधे की कितनी हाइट हो जाएगी, तो x की जगह पे दोनों जगह x पे 2 रख दो, तो y आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर बाई 2 यानी 8 माइनस 2 यानी 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी प्लांट की 2 दिन के बाद। तो ये आपका कंप्लीट अपना पेपर हाफ ईयरली का सॉल्यूशन था, ये केस स्टडी का सॉल्यूशन था। कोई क्वेरी फिर भी रह जाए तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट्सएप पे भी चैनल बना दिया है मैंने, जिसका लिंक मैं डाल दूँगी, ठीक है। और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम पे भी मेरा ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।